1922 मूवी की शुरुआत में एक औरत की चीखने की आवाज कुएं से आ रही होती है। इसके बाद विल्फ्रेड जेम्स नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि एक होटल के कमरे में जाता है और अपने किए गुनाह को एक पेपर पर लिख रहा होता है। वो लिखना शुरू करता है कि मेरे किए गुनाह की शुरुआत हेमिंगफोर्ड के 100 एकड़ की जमीन से हुई थी, जिसकी मालकिन मेरी पत्नी एरलेट थी। मैंने अपनी 80 एकड़ की जमीन अपनी पत्नी की जमीन के साथ मिलाई ताकि हम अपनी जमीन अपने बेटे हेनरी को दे सके। यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन दिखाया जाता है पुराने समय का, यानी कि सन 1922 का। विल्फ्रेड की शान उसकी जमीन और उसका बेटा है। जमीन को अच्छा रखने के लिए दोनों मिलकर रोज काम करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी खेतीबाड़ी में कोई मदद नहीं करती क्योंकि वो सारी जमीन बेचकर यहाँ से सेंट लुइस में रहने के लिए जाना चाहती है। विल्फ्रेड हमेशा बोलता है कि शहर मूर्ख लोगों के लिए होता है और उसका बेटा भी अपने पापा की बात बिल्कुल सही से मानता है। दोनों पति पत्नी में जमीन बेचने को लेकर काफी बार बहस भी होती है। विल्फ्रेड उस सारी जमीन को खरीदकर अपने नाम करवाना चाहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 10 सालों में तुम्हारी जमीन के पैसे दे दूंगा, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि हमें सारी जमीन बेच देनी चाहिए और उसके बदले में जो पैसे हमको मिलेंगे उसका हम आधा आधा कर लेंगे और इसके बाद हम दोनों तलाक भी ले सकते हैं। हालांकि वो ये भी बोलती है कि तलाक के बाद हमारा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। इसलिए दोनों के बीच दोबारा बहस शुरू हो जाती है। अब विल्फ्रेड इस बात के बारे में सोचने के लिए और टाइम मांगता है। सोचते सोचते वो अपनी पत्नी से काफी नफरत करने लगता है और फिर वो गुस्से में कह देता है कि मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचने वाला हूँ। जिसके जवाब में एरलेट बोलती है कि मैंने तो फैसला बना लिया है और मैं फेरिंगटन परिवार को अपनी जमीन बेचने वाली हूँ और अगर तुम बीच में आए तो वो तुमसे लड़ेंगे। दूसरी तरफ हेनरी को दिखाते हैं तो उसको शैनन नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। विल्फ्रेड सोचता है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर अपने प्लान में कर सकता हूँ। जब विल्फ्रेड और उसका बेटा खेत में काम कर रहे होते हैं तो वो बोलता है, बेटा हमारी जमीन को बचाने के लिए हमें ही लड़ना होगा, चाहे इसके दौरान कोई मारा क्यों ना जाए। अब हेनरी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि मारने की बात क्यों कर रहे हैं डैडी, लेकिन विल्फ्रेड धीरे धीरे अपने बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है तुम्हारी माँ के जाने के बाद ही हम शांति से जी पाएंगे। अब हेनरी के दिमाग में अपनी माँ के लिए नफरत पनपने लगती है और अगले दिन जब हेनरी स्कूल जाता है तो वो अपनी माँ को हमेशा की तरह गाल पर किस नहीं करता, लेकिन एरलेट अपने बेटे को बुलाकर गाल पर किस करती है और बोलती है, बेटे क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना। ये सब विल्फ्रेड खिड़की से साफ साफ देख रहा होता है। विल्फ्रेड अपने बेटे को और अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे हम तुम्हारी माँ को मारकर इस जमीन को हत्या सकते हैं। अब रात के समय हेनरी खाने को घूरता है, इसलिए उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो भी अपनी माँ से जमीन के बारे में बात करता है, लेकिन एरलेट जमीन को बेचने वाली बात पर ही अड़ी रहती है और बोलती है जमीन के बिक जाने के बाद बेटा तुम मेरे साथ ही चलोगे। अगले दिन विल्फ्रेड अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है और बोलता है, हेनरी के बोलने पर ही मैं तुम लोगों के साथ सेंट लुइस जाने को तैयार हूँ। मैं वहाँ मैकेनिक या फिर ऐसा कोई काम कर लूंगा, क्या पता मुझे वहाँ पर अच्छा लगने लग जाए। ये बात सुनकर एरलेट बहुत खुश होती है और अपने पति को किस करती है। रात के समय सभी मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और एरलेट बहुत सारी शराब भी पी लेती है। वो कुछ ऐसे ऐसे शब्द भी बोलती है जो कि 14 साल के हेनरी के सामने बोलना ठीक नहीं है। इसके बाद विल्फ्रेड एरलेट को उसके कमरे में लेके जाता है क्योंकि एरलेट तो शराब के नशे में बिल्कुल बेकाबू हो गई है। एरलेट अपने बेड पर होती है। विल्फ्रेड बाहर जाता है और देखता है हेनरी अपनी माँ की बातों से बहुत गुस्सा है क्योंकि एरलेट ने हेनरी के पास शैनन के बारे में बहुत गलत बातें बोली थी। हेनरी पूछता है, क्या हम अपनी जमीन वापस पाने के लिए एक वकील नहीं रख सकते क्या? लेकिन अब विल्फ्रेड वो बात बोल ही देता है जिसके बारे में बोलने के लिए वो काफी समय से इंतजार कर रहा था। वो कहता है, बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते, जमीन बेचने के लिए हमें तुम्हारी माँ को जान से मारना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर बेटा भी मान जाता है और वो अपने मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। विल्फ्रेड अपने चाकू की धार बहुत तीखी कर रहा होता है। तभी हेनरी आकर पूछता है, क्या हम इसकी जगह कोई तकिए का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जिसके जवाब में उसका पापा बोलता है, बेटा ऐसा करने से मौत ज्यादा दर्दनाक होती है और आराम आराम से होगी। दोनों कमरे के अंदर जाते हैं तो हेनरी पूछता है, क्या मेरी माँ स्वर्ग में ही जाएगी ना? विल्फ्रेड बोलता है कि बेटा ज्यादा सोचो मत, बस काम पर ध्यान दो। अब विल्फ्रेड अपनी पत्नी को बार बार चाकू मारता है। हेनरी एरलेट का पूरा चेहरा तकिए से दबाता है ताकि वो ठीक से सांस भी न ले पाए और जल्दी मर जाए। एरलेट चिल्लाती रहती है, इसलिए उन दोनों को अपना काम पूरा करने में बहुत मुश्किल भी होती है। इसलिए विल्फ्रेड एरलेट की गर्दन ही काटने का तय करता है। आखिरकार एरलेट मर जाती है। दोनों साइड में बैठकर चैन की सांस लेते हैं। अब सीन वापस से प्रेजेंट में दिखाते हैं। विल्फ्रेड लिखता है कि मैंने अपनी पत्नी को मारा था और मेरे बेटे ने ऐसा करने में मेरी मदद की थी। वो साथ ही लिखता है कि मुझे अपने गुनाह से ज्यादा इस बात की शर्मिंदगी है कि इस काम में मैंने अपने बेटे को भी शामिल किया था। दोबारा 1922 का समय दिखाया जाता है। दोनों बाप बेटे एरलेट की लाश को लेकर पानी के कुएं के पास जाते हैं, लेकिन हेनरी सिर्फ ये बोलता है कि ये मेरी माँ की कब्र नहीं बनेगी और खुद बेहोश हो जाता है। लेकिन विल्फ्रेड अपनी पत्नी को कुएं में ही फेंक देता है। इसके बाद अपने बेटे को जगाकर वो बोलता है,
जल्दी अंदर जाकर बाल्टी और साबुन लेकर आओ, हमें यहाँ पर सारी साफ सफाई करनी है, जहाँ पर भी खून के धब्बे पड़े हैं उसको साफ कर दो। अब सुबह तक दोनों ये काम कर लेते हैं और हेनरी स्कूल जाने से मना भी करता है कि आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रात को हुआ उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ और मुझे तो डर है कि अगर पुलिस आ गई तो क्या होगा। उसको ये भी डर होता है कि कहीं शैनन को पता न चल जाए, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब है। फिर विल्फ्रेड कुएं को देखता है, उसकी पत्नी चूहों का खाना बन गई है, कुछ तो उसके मुंह पे भी घुस गए हैं। फिर विल्फ्रेड चूहों को भगाने की कोशिश करता है और इसके बाद एरलेट के कमरे का बिस्तर बदल ही देता है। वो कमरे की साफ सफाई कर लेता है और एरलेट के कपड़े फेंक देता है ताकि किसी को कोई शक न हो। अब खेत में काम करते वक्त एक कार आती है जिसमें फेरिंगटन परिवार का एक आदमी आता है और वो एरलेट के बारे में पूछता है, लेकिन विल्फ्रेड जमीन को ना बेचने की बात बोलता है और कहता है कि एरलेट तो यहाँ से कब की जा चुकी है। दोनों बाप बेटे फिर उसको मिलकर समझाते हैं कि एरलेट सभी चीजों से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई है। लेकिन वो आदमी भी जाने से पहले बोलता है कि मुझे यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है और मैं वापस जरूर आऊंगा। अब कुछ दिनों बाद बाप बेटा तय करते हैं कि कुएं को ऐसा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए ताकि एरलेट की लाश दिखाई न दे। वो एक बड़ी गाय को कुएं में डालकर गाय को मार डालते हैं और इसके बाद लाश को मिट्टी और कीचड़ से ढक देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और घर की जांच करती है। हेनरी तो कुछ बहुत बढ़िया बहाने बनाता है जिससे पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास कर ले। अब दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, दोनों साथ में खाते पीते हैं, साथ में काम करते हैं और एक दूसरे के बीच उन्होंने अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है। दोनों मस्त खेत में काम करते हैं। एक दिन शैनन उनके घर पर आई होती है और हेनरी के पापा से बात करना चाहती है। वो बोलती है कि आजकल हेनरी पता नहीं पहले जैसा क्यों व्यवहार नहीं कर रहा है, वो बहुत अकेले रहना पसंद करता है और बहुत ही चुपचाप भी रहता है। जवाब में विल्फ्रेड बोलता है कि मुझे लगता है आजकल मेरा हेनरी अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है और साथ ही जब से उसकी माँ एरलेट चली गई है तब से हम अपने खेत के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। दोनों अकेले रहकर शांति से जिंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन एक रात उनकी गाय चिल्लाने लग जाती है। विल्फ्रेड बाहर आकर गाय को देखता है और देखता है कि बहुत सारे चूहे गाय के थनों को काट रहे हैं। वो सभी चूहों को बंदूक चलाकर भगा देता है और वो देखता है कि सभी चूहे एक पाइप से आए हैं जो कि कुएं से जुड़ी हुई है। फिर वो कपड़े को एक पाइप से बंद कर देता है और थक हार के वापस घर के अंदर आता है। तभी अचानक उसको अपनी पत्नी की परछाई दिखाई देती है और उसके तो डर के मारे बुरे हाल हो जाते हैं। लेकिन असल में वहाँ पर उसका बेटा होता है जो पूछता है, पापा बाहर क्या चल रहा है? लेकिन विल्फ्रेड बहाना बनाता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस एक लोमड़ी आई थी। एक दिन हेनरी स्कूल से एक ताजा खबर के साथ आता है कि उसने अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड शैनन को प्रेग्नेंट कर दिया है। ये बात सुनकर विल्फ्रेड उसको बहुत डांटता है कि ये क्या बदतमीजी है और फिर उसकी डांट सुनकर हेनरी भी बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर आपकी जगह मेरी मम्मी होती तो वो इतना गुस्सा नहीं करती और मेरी मदद करती। दोनों बाप बेटे के बीच भी थोड़ा बहुत बहस हो जाती है, लेकिन अब विल्फ्रेड को डर होता है कि कहीं मैं अपने बच्चों को खो ना दूं, इसलिए वो कहता है कि बेटा मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। विल्फ्रेड शैनन के पापा से अब बहुत नफरत करने लगता है, अपने बेटे और शैनन की गलत हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि वो तो हार्लन से इसलिए चिढ़ने लगा है क्योंकि हार्लन ने एक नई सुंदर सी नीली कार ली है और साथ ही साथ घर भी बहुत अच्छा बना लिया है। उसके पास एक अच्छी बीवी भी है जो उसकी बातें मानती है। इन सभी बातों से विल्फ्रेड बहुत चिढ़ता है। एक दिन हार्लन विल्फ्रेड के घर पर आता है और बताता है कि मैं अपनी बेटी शैनन को ओमाहा में रहने के लिए भेजने जा रहा हूँ। हार्लन आगे बोलता है कि वहाँ पर एक घर लेने के लिए मुझे $300 देने पड़ेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े पैसे मुझे दे दो क्योंकि शैनन की हालत के जिम्मेदार तुम्हारा बेटा हेनरी है। मुझे पता है कि तुम $150 तो दे नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हें $75 तो देने होंगे। लेकिन विल्फ्रेड जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि एरलेट अपने साथ सारे पैसे लेकर गई है, मेरे पास तो बस मेरी जमीन बची है। हार्लन बोलता है कि तुम्हें अपनी जमीन बेच देनी चाहिए थी, अगर ऐसा करते तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही होती और साथ ही तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे भी होते। अब ये सारी बात विल्फ्रेड अपने बेटे हेनरी को बताता है। इसके जवाब में हेनरी बोलता है कि वो ऐसे कैसे मेरी शैनन को मुझसे दूर भेज सकते हैं। विल्फ्रेड अपने बेटे को समझाता है, लेकिन हेनरी समझने का नाम ही नहीं लेता और बोलता है मुझे अब जो करना है वो सब मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हेनरी सारा इल्जाम अपने पापा पर लगा देता है और बोलता है कि हमारे पास और भी रास्ते थे, हमने माँ को मारकर गलत किया। अगले दिन हेनरी बिना किसी बहसबाजी के स्कूल चला जाता है और विल्फ्रेड घर में इधर उधर पैसे ढूंढने लगता है। हालांकि हार्लन को देने के लिए अभी भी उसके पास $35 की कमी है। इसके बाद वो हेमिंगफोर्ड होम्स में $35 का लोन लेने के लिए जाता है, लेकिन बैंक में उसको बोला जाता है कि हम तुम्हें $75 का लोन देने को तैयार हैं, तुम उन पैसों की मदद से अपने घर की मरम्मत भी करवा सकते हो। जिसके जवाब में विल्फ्रेड बोलता है कि सर मैं इस बारे में अपने बेटे से बात करूंगा और फिर वापस यहाँ पर आऊंगा। हेनरी ने अब अपना नाम चेंज कर दिया है और हैंक रख दिया है। हैंक ट्रक चुराकर भाग चुका है। ये सभी बातें विल्फ्रेड को एक खत से पता लगती है जो उसको लोन वाली जगह से वापस आके मिलता है। लेटर में ये भी लिखा है कि पापा अगर आपने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो जो भी मेरी माँ के साथ हुआ वो मैं पुलिस को बता दूंगा। विल्फ्रेड के पास अब कोई चारा नहीं है और अब उसको अकेले अपनी जमीन पर रहना पड़ रहा है। वो अपने घर में अकेला ही किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सभी चीजें चल रही होती है। उसको भ्रम होता है कि कहीं से खून टपक रहा है, इसलिए वो बेसमेंट में जाकर एक ड्रेस को पुतले को पहना देता है। वो उस रात सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका किया गुनाह उसकी नजरों के सामने बार बार आता है और इसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ भी है।
अब एक सुबह पुलिस वाले उसके घर पर कुछ बताने के लिए आते हैं। वो बताते हैं कि 3 दिन पहले नदी से कुछ दूरी पर हमें एक ट्रक मिला था। वहाँ किसी ने एक दुकान में घुसकर $23 भी चुराए थे। उस चोर ने काउबॉय के पुराने कपड़े पहने थे और हमें लगता है कि वो चोर आपका बेटा हेनरी है। पर विल्फ्रेड अपने बेटे को बचाने के लिए बोलता है, मेरा बेटा तो स्कूल चेक शर्ट और पैंट पहन के गया था। इसके जवाब में पुलिस वाला बोलता है कि हो सकता है कि हेनरी ने काउबॉय के कपड़े चुरा लिए हो। ये बात सुनकर विल्फ्रेड बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा कोई चोर नहीं है। वो आगे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं और हार्लन क्लब्स में जाकर मस्तियां करते हैं, लेकिन हेनरी ऐसा लड़का नहीं है। वो तो सभी औरतों के साथ बड़े अच्छे से पेश आता है और किसी इंसान का बुरा भी नहीं चाहता। ये सुनकर पुलिस वाला चला जाता है और हेनरी के केक काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन विल्फ्रेड लोन लेने के लिए तैयार है। वो लोन कंपनी में जाता है और $750 का लोन ले लेता है ताकि आने वाली सर्दियों से पहले ही वो अपने घर की मरम्मत करवा सके। अब विल्फ्रेड अपना कुछ सामान निकाल रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक चूहा काट लेता है। वो जल्दी से चूहे को हटा देता है, लेकिन उस चूहे ने बहुत ज्यादा गहरा जख्म बना दिया है। फिर विल्फ्रेड उस जख्म को धोता है। दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाते हैं। विल्फ्रेड अभी प्रेजेंट में लिख रहा है कि उसको अभी चूहे दिखाई देते हैं जो कि असल में वहाँ पर है ही नहीं, और वो उनसे बहुत डरता भी है। अब दोबारा 1922 का समय दिखा जाता है। विल्फ्रेड उस खून के निशान को साफ कर रहा होता है जो कि चूहों के मारने से आया है। साथ ही वो अपनी चोट को ढक भी देता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। फिर वो कुछ टाइम बाद अपने जख्म पर बंधा कपड़ा हटा देता है और देखता है कि जख्म और ज्यादा बेकार हो गया, यानी कि वो सड़ने लगा है। फिर वो आग जलाने की कोशिश करता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन तभी धीरे धीरे उसके घर का दरवाजा खुल रहा होता है। वो चुपचाप जाता है और इधर उधर देखता भी रहता है। तभी उसको अपनी पत्नी दिखाई देती है, खून से भरी हुई, और वो उसकी तरफ आ रही है। वो बचते हुए बेसमेंट में गिर जाता है। उसकी पत्नी उसके पास आ रही होती है और साथ ही बहुत सारे चूहे भी। विल्फ्रेड की पत्नी उसके कान में कुछ ऐसी बातें बताती है जो कि एक मरा हुआ इंसान ही बता सकता है। यानी कि वो बताती है कि हमारे बेटे ने यहाँ से जाने के बाद एक दुकान में चोरी की थी और उन पैसों से उसने बंदूक खरीदी। हेनरी ने हार्लन की गाड़ी बीच रास्ते में रोकी और डरा धमकाकर शनन को अपने साथ भगा लेके गया, और इसके बाद उन दोनों की बातें पूरे शहर में फैल गई और सभी अखबारों में दोनों के बारे में छपा हुआ भी है। वो दोनों बहुत दूर किसी जगह पर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हेनरी की बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। हेनरी अपनी बंदूक से सभी को मार देता है, लेकिन किसी दिन वो एक जगह खाना खाने गया था, तभी एक आदमी ने शनन के पेट में गोली मार दी। वो आगे बताती है कि हमारा बेटा अपने शनन को बचाने के लिए जल्दी से किसी की गाड़ी का इंतजाम करने गया, लेकिन इसके दौरान शनन का बहुत सारा खून बह गया था। शनन ठंड के मारे पीली पड़ गई थी और बेचारी का बच्चा पेट में मर गया था। अब विल्फ्रेड ये सभी बातें सुन नहीं पाता और बोलता रहता है, प्लीज मुझे ये सब बताना बंद करो, मैं अभी मरना चाहता हूँ, प्लीज तुम मेरी गर्दन काट लो और मुझे मार दो। हालांकि एलिट का भूत रुकता नहीं है और आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है, क्योंकि विल्फ्रेड इसी के लायक है। वो बताती है कि हेनरी ने आग लगाने के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा की, लेकिन ऐसा करने में वो बहुत लेट हो चुका था। वो वापस जाकर देखता है कि शनन आंखें खोलकर लाश की तरह पड़ी हुई है। वो ठंड से जम गई थी और मर चुकी थी। हमारे बेटे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। उसने शनन के ऊपर अपना कोट डाला और फिर खुद को जान से मार दिया। वो दोनों मरे हुए एक तूफान के बीच पड़े हुए थे। इसके कुछ दिन तक पुलिस वाला विल्फ्रेड की मदद करता है और उसके जख्म का इलाज भी करवाता है। अब विल्फ्रेड हॉस्पिटल में है और उसका उल्टा हाथ काट दिया गया है। पुलिस वाला उसके पास आता है और बताता है, एक किसान को एक गड्ढे में किसी औरत की हड्डियां मिली है और उस औरत के पीछे वाले दांत नहीं है। पुलिस वाला आगे बोलता है कि मेरे हिसाब से वो औरत एरलेट है और किसी ने उसको रोड पर लूटकर जान से मार दिया होगा। अब 18 दिसंबर को हेनरी की लाश ट्रेन से शहर में पहुंचाई जाती है। विल्फ्रेड वहां जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ रिपोर्टर्स भी आते हैं। वो देखता है कि उसके बेटे हेनरी की लाश को चूहों ने काफी जगहों से खा लिया है। वो अपने बेटे की लाश को देखकर बिल्कुल पागल ही हो जाता है और कहता है कि मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें। फिर वो शनन के क्रियाक्रम पर जाता है जहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी तरफ हेनरी के क्रियाक्रम पर विल्फ्रेड और उसकी मरी हुई पत्नी है, जिसके साथ बहुत सारे चूहे भी हैं। वो अभी भी अकेला ही रहता है और उसके पास एक गाय है। वो हार्लन के पास जाता है और अपनी 100 एकड़ की जमीन $500 में बेचने की बात करता है। वो बोलता है, हम दोनों की एक जैसी हालत है, हम दोनों के पास ना ही बीबी है ना ही कोई बच्चे। लेकिन हार्लन उसकी बात पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, तुम आज के बाद यहाँ कभी मत आना। जब विल्फ्रेड घर जाता है तो वो देखता है ठंड की वजह से उसकी गाय भी मर गई है। दोबारा प्रेजेंट समय में दिखाया जाता है। होटल के कमरे में बैठा हुआ विल्फ्रेड अभी भी अपना गुनाह लिख रहा है। उसके कमरे में चूहे भरे पड़े हैं। वो लेटर में लिख रहा होता है कि मुझे ना चाहते हुए भी अपनी जमीन को बहुत सस्ते में बेचना पड़ा। ऐसे ही हार्लन ने भी अपनी जमीन बेच डाली थी। मैं ओमा जाकर रहने लगा था और वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा था, लेकिन चूहों के डर से मैंने काम करना ही बंद कर दिया। वो साथ ही लिखता है कि हेनरी की बात बिल्कुल सही थी, हमारे पास हमेशा एक दूसरा रास्ता जरूर होता है। आखिरकार उसने अपना गुनाह पूरा लिख दिया है और लिखते ही उसको खून से भरी एरलेट, हेनरी और शनन दिखते हैं, जो बोल रहे हैं तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, तुम जल्द ही मर जाओगे। और अब विल्फ्रेड भी मर जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।